Hello everyone, this is DS Nanda, PhD Economics. Today we shall talk about how to calculate national income. There are three methods. They are income method, value added method and the expenditure method. But in this video we shall discuss calculation of national income through income method. First of all, you should remember whenever you are to calculate national income through income method, first of all you will calculate domestic income. Then you will convert domestic income into national income. Symbol for domestic income is NDP at FC. मतलब NDP at FC stands for domestic income. In order to calculate domestic income, you should know the components. Basically, there are three components: COE, operating surplus, and the mixed income. MI stands for mixed income. Here, COE stands for compensation of employees. इसको समझ लीजिए, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ क्या है। देखिए, कुछ लोग अपनी फैक्टर सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में जो भी पेमेंट उनको मिलती है दैट इज़ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। इसमें 4 सब कंपोनेंट्स हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एग्रीगेट वैल्यू आपको गिवन है तो ठीक है, बट इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ COE इज नॉट गिवन देन यू विल ऐड द सब कंपोनेंट्स टू अराइव एट द COE। तो इसके जो सब कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? सबसे पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, मतलब जो कैश में जो पेमेंट मिल रही है किसी भी वर्कर को, एम्प्लॉय को, वो है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वो इसका सब कंपोनेंट है। दूसरा है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, मीन्स अदर देन कैश। फॉर एग्जांपल देयर मे बी रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। ओके, so that will be treated as payment in kind or the wages and salary in kind. Third is retirement pension. This is another subcomponent, the pension which an employee gets after retirement. यहाँ एक बात समझ लीजिए, ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन बोथ आर डिफरेंट। आपको रिटायरमेंट पेंशन ऐड करनी है, ओल्ड एज पेंशन ऐड नहीं करनी है। ओके, ओल्ड एज पेंशन मतलब जैसे जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं किसी भी राज्य में, उनको जो सरकार ओल्ड एज पेंशन दे रही है वो ऐड नहीं होगी, क्योंकि उसके बदले में वो उन्होंने कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। बट रिटायरमेंट पेंशन एक आदमी को, एक व्यक्ति को तब मिलती है जब वो अपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके रिटायर हो जाता है। सो उसके बदले में उसको वो पेंशन मिलती है। तो रिटायरमेंट पेंशन एक फैक्टर पेमेंट है, मतलब उसने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की है एक लंबे समय के लिए, तो उसके बदले में उसको पेंशन मिल रही है। ये थर्ड सब कंपोनेंट है। फोर्थ इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, सो दैट फ्यूचर लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय इज सेफ एंड सिक्योर। बट यहाँ याद रखना है कि एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन ऐड करनी है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज़ नॉट टू बी एडेड, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो कहाँ से देगा? वो वेजेस एंड सैलरी से ही देगा।
तो अगर हम उसको ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो वेजेस एंड सैलरी में काउंट हो चुका है। तो ये याद रखें, 4 सब कंपोनेंट हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर इट। सो जब आप इन चारों को ऐड करोगे यू विल गेट COE। आप सपोज कीजिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपको 4 में से 3 कंपोनेंट दिए हुए हैं, देन हाउ विल यू कैलकुलेट COE? इन दैट केस जो भी फोर्थ मान लीजिए आपको कोई नहीं दिया हुआ है, सपोज करो आपको एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको 0 मान लेंगे और बाकी 3 को ऐड करके यू विल कैलकुलेट COE। ओके। या कई बार न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको COE की वैल्यू दे रखी होगी, सपोज कीजिए COE वैल्यू 1000 इज गिवन टू यू। ओके। कंफ्यूज करने के लिए वो आपको वेजेस एंड सैलरी इन कैश दे देता है 50, तो आपको 50 ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 1000 में इंक्लूडेड है। अगर आप 50 को ऐड करोगे, क्योंकि COE में तो चारों कंपोनेंट आ गए, 1 2 3 4, अगर आप फिर से 50 ऐड कर लोगे COE में, तो ये वेजेस एंड सैलरी इन कैश जो है 2 बार ऐड हो जाएगा, तो आपका जो है कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि अगर COE की या किसी भी कंपोनेंट की एग्रीगेट वैल्यू गिवन है तो उसके सब कंपोनेंट को ऐड नहीं करना है। तो ये तो रही फर्स्ट कंपोनेंट की बात, जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं COE। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये देख लेते हैं क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 टाइप की इनकम आएगी। फर्स्ट इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेकंड इज द इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, these 3 are income from property. Okay, and profit is the income from entrepreneurship. प्रॉफिट अगर आपको वैल्यू गिवन है प्रॉफिट की तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू नो द सब कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। देयर आर 3 सब कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। दोज आर कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा है, तो जो भी कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स लगा है कंपनी उसको अपने प्रॉफिट्स में से पे करेगी, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सेकंड सब कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट इज डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। थर्ड सब कंपोनेंट इज कारपोरेट सेविंग्स, मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने रिटेन कर लिया, सेव कर लिया या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इस ये अलग अलग नाम से आपको दिया जा सकता है न्यूमेरिकल में। फॉर एग्जांपल कारपोरेट सेविंग, रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आप याद रखें ये नाम। ओके। सो जब आप रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इनको ऐड करोगे यू विल कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए 2 कंपोनेंट आपके हो गए। पहला हो गया COE, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके। सो नाउ वी कम टू थर्ड वन, दैट इज द मिक्स्ड इनकम। देख लेते हैं। मिक्स्ड इनकम means income of the self-employed. Means देखिए there are 2 type of people. Some people work for others, they get wages and salary. Some people are those who work for themselves.
they are self-employed, they are called self-employed, like farmer, barber, shopkeeper, or so many examples are there. A doctor operating his own clinic. Okay, so this is the third component to arrive at the national income. जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, तो आपको NDP at FC प्राप्त होगी. मीन्स यू विल बी कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम इन दैट केस. बट इफ यू नीड टू कैलकुलेट national income, symbol for national income is NNP at FC. Means NNP at FC stands for national income. One more component is to be added to the domestic income. What is that component? That is the net factor income from abroad. अब ये net factor income from abroad क्या है? देखिए, net value means it is the difference of two things. First is the factor income received by our normal residents from foreign countries, and second is the factor income paid by our country to the normal residents of other countries, means to the foreigners. इन दोनों का नेट डिफरेंस लेना है. मान लीजिए हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, उन्होंने अगर एक साल के पीरियड में विदेशों से 50 करोड़ रुपया अर्न किया है, और फॉरेनर्स ने जो कि दूसरे देशों के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, हमारे देश से 40 करोड़ रुपीस अर्न किए हैं, तो दोनों का नेट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10. मीन्स फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड द फैक्टर इनकम पेड टू नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, इट इज +10. So we will add 10 in the domestic income and then we will be calculating the national income by this way. अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़ीरो भी हो सकता है जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाए. मतलब हमने भी 50 करोड़ कमाया है बाहर के देशों से, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, और दूसरे देशों के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने भी 50 करोड़ कमाया है. उस केस में ये ज़ीरो, ठीक है. नेगेटिव भी हो सकती है. मतलब जब हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बाहर के देशों से कम कमाया है, मान लीजिए हमने कमाया है 40 करोड़ बाहर के देशों से, और बाहर के जो देशों के नॉर्मल रेजिडेंट हमारे देशों से कमा रहे हैं 50 करोड़, तो इन दोनों का नेट डिफरेंस हो जाएगा -10. उस केस में नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम आएगी. ठीक है. सो ये आइडेंटिटीज़ याद रखनी है. डोमेस्टिक इनकम के लिए 3 कंपोनेंट याद रखने हैं, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड करना है. और नेशनल इनकम के लिए आप 4th कंपोनेंट याद रखेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. So these are the important identities. Next we see, I have taken one numerical example for you. In this case you see compensation of employees is given 3000, operating surplus 2000, mixed income 8000 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम मतलब जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने विदेशों से रिसीव किया है वो है 1800, 1800 करोड़, 1800 करोड़. एंड द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज
मीन्स अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम आवर कंट्री इट इज़ 1200 करोड़। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि दोनों का जो नेट डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा, +600, क्योंकि हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अब्रॉड से यानी कि फॉरेन कंट्री से ज़्यादा अर्न किया है और दूसरे देशों के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन्होंने कम अर्न किया है। सो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी और डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगी। और डोमेस्टिक इनकम के लिए आपने क्या करना है, ये 3 कंपोनेंट ऐड करने हैं, मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। You see now, first of all, NDP at FC means domestic income, COE plus OS plus MI, इन तीनों को ऐड किया 1, 2 and 3, इट इज़ 13,000 करोड़। दिस इज डोमेस्टिक इनकम। बट अगर आपको नेशनल इनकम पूछा है तो आपको जैसे अभी बताया था मैंने 600 प्लस हो जाएगा, दोनों का नेट डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, 13,600 करोड़। So this is the way to calculate national income through income method। इस वीडियो में मैंने 2-3 और एग्जाम्पल लिए हुए हैं, सॉल्व्ड हैं, आप ट्राई करें और अपने आंसर्स को चेक करें। आंसर साथ में दिए हुए हैं। दीज विल बी हेल्पफुल टू यू इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट better. So thank you very much.